हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द किंगडम बायोलॉजी। और आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मैंने पहले ही ऑलरेडी डायग्राम ड्रॉ कर दी है आपके कन्वीनियंस के लिए। तो शुरू करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम से, जिससे आपको पहले तो मैं बताऊंगा इसके जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा क्लैरिटी से ईजिली समझ आने शुरू हो जाएं। तो शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले ये है डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये जो पार्ट है इसे हम बेसिकली कह देते हैं यूट्रस, जिसे हम नॉर्मली वॉम्ब कह देते हैं, मदर्स वॉम्ब। तो यूट्रस में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, द मिडल इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम से आपको क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे पेरी का मतलब है आउटर पोर्शन, मतलब पेरीफेरी। मायोमेट्रियम एक ऐसी, पहले तो बात बता दूं, पेरीमेट्रियम जो लेयर है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो कि यूट्रस को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। दूसरी जो लेयर है दैट इज़ कॉल्ड मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम में जो पहला वर्ड है दैट इज़ मायो। मायो मीन्स मसल्स। तो ये एक मस्कुलर लेयर है जो कि यूट्रस को स्मूथ मसल्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से यूट्रस की जो कॉन्ट्रैक्शन है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशंस मीन्स डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, वो प्रोवाइडेड होती हैं। स्मूथ मसल्स एक तरह के इनवॉलंटरी मसल्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करते हैं एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जिसकी वजह से जो पार्चुरेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। लास्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम, द इनर मोस्ट लेयर। ये जो लेयर है ये मैंने वेवी ड्रॉ करी हुई है। आप देखोगे यहाँ पे तो मैंने वेवी लेयर ड्रॉ की हुई है। उसका मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये जो लेयर है दिस इज़ अबंडेंट इन ब्लड सप्लाई। यहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। बेसिकली इस लेयर का फंक्शन जो है वो होता है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन होनी है वो इसी लेयर में होनी होती है। तो ये जो लेयर है ये यूजुअली एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्लेस होती है हर मंथ। इसके नीचे पार्ट आ जाता है सर्विक्स, और इसके बाहर जो आउटर मोस्ट पार्ट होगा दैट विल बी वजाइना, विच विल बी द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सर्विक्स जो है दिस रिसीव्स स्पर्म्स, आफ्टर दैट द स्पर्म ट्रेवल अप टू द देयर डेस्टिनेशन। वो हम बाद में पढ़ेंगे उसके बाद। तो आगे हम चलते हैं। तो आगे जो पार्ट आ गया वो है, यहाँ से मैं देखूँ तो ये सारे पार्ट को हम एक तरह से एम्प्यूला कह देते हैं। एम्प्यूला मीन्स अ कर्व्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे आप इसको कह सकते हो। तो ये जो पार्ट है दिस इज़ कॉल्ड इस्थमस। जिसके बाद के पार्ट देखोगे तो यहाँ पे इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का मतलब है एक ऐसा पार्ट जो एक साइड से क्लोज्ड हो। इनफंडिबुलम यहाँ पे बेसिकली एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे आगे लास्ट पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम फिम्ब्रे कह देते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं यहाँ पे एग को रिसीव करने के लिए बनी होती हैं। यहाँ पे आ गया जो लास्ट पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी आप ध्यान से देखोगे तो फिम्ब्रे के साथ फिजिकली अटैच नहीं होती, ये थोड़े से डिस्टेंस पे पड़ी होती है। तो जो ओवरी है वो बेसिकली जो हमारी रिप्रोडक्टिव कैविटी है वहाँ पे अटैच रहती है विद द हेल्प ऑफ अ लिगामेंट विच इज़ नोन एज मीजोवेरियम। मीजोवेरियम, ये एक लिगामेंट की हेल्प से ये ओवरी रिप्रोडक्टिव कैविटी में अटैच्ड रहती है। और ओवरी जिस, मान लीजिए ये ओवरी है, ओवरी पीछे एक लिगामेंट की हेल्प से जुड़ी है, जो इसका अटैच्ड पार्ट है उसको हम हाइलस कह देते हैं। आपने सुना होगा हाइलम। हाइलम हमने प्लांट ओव्यूल के टाइम पे किया था, जहां ओव्यूल एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के साथ की हेल्प के साथ जुड़ता था प्लासेंटा के साथ, उसे हम वहाँ पे हाइलम कहते थे। यहाँ पे हम फीमेल ओवरी जिस पार्ट के साथ जुड़ता है उसे हम हाइलस कह देते हैं। बेसिक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बता दूँ तो ये वो पार्ट है जहाँ पे स्पर्म्स रिसीव किए जाते हैं बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ से जो स्पर्म्स होंगे उनकी जो मूवमेंट रहेगी वो टुवर्ड्स एग रहेगी। जिस भी ओवरी की डायरेक्शन से जो भी ओवरी अपना एग रिसीव करेगी, जो प्रोड्यूस करेगी, तो उसी साइड पे स्पर्म्स की ज़्यादातर मूवमेंट रहती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ केमिकल इंटरेक्शंस। वो फिर आगे आपको पता चलता रहेगा।
तो होगा क्या कि अगर यहाँ से ओवरी एग प्रोड्यूस करती है तो द एग विल बी एंटर इन साइड द फैलोपियन ट्यूब। तो स्पर्म जो होंगे वो ट्रेवल करेंगे अप टू द फैलोपियन ट्यूब, अपने एग तक वो पहुंचना शुरू कर देंगे। तो ये वो पार्ट है, इस्थमस वो पार्ट है बेसिकली फर्टिलाइजेशन बेसिकली होती है, मीन्स द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग अकर्स इन दिस पार्ट। तो बाकी कुछ पार्ट्स मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस की जो लेंथ होती है वो 7.5 सेंटीमीटर होती है, जो इसकी ब्रेड्थ होती है वो नियर अबाउट 5 सेंटीमीटर की होती है, ओवरीज 2 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं। ये थोड़े थोड़े बेसिक पार्ट्स हैं जो आप थ्योरी में पढ़ोगे तो आपको पता चलने शुरू हो जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट मैंने सबके आपको फंक्शंस बता दिए हैं कि कैसे काम करते हैं। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम को एलैबोरेट कर देता हूँ। मान लीजिए ये ओवरी है और ये फिम्बरे हैं। तो जब ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी तो ये जो फिम्बरे हैं दे, आपने यहाँ पे देख ही रहे हो कि यहाँ पे कोई फिजिकल इसकी अटैचमेंट नहीं है, दोनों में एक गैप है। तो हाउ द एग विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब, यहाँ पे एक मैकेनिज्म रहता है कि जब भी एग प्रोड्यूस होता है तो ये जो फिम्बरे हैं फैलोपियन ट्यूब का काम है एक सक्शन प्रोड्यूस करना। तो एक ऐसा सक्शन प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एग जो है दैट इज सक्ड इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब, वो एंटर कर जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर और अपना काम बाद में वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद मैं आपको बता दूं वजाइना, दैट इज़ द एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज़ ऑल्सो नोन एज वल्वा। ये मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, तो इसके कुछ पार्ट्स के बारे में आपको यहाँ पे मैं बता दूंगा। तो ये जो अपर पोर्शन है दिस इज़ कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस, दिस इज़ इसके बारे में आपको मैं दिस इज़ मॉन्स प्यूबिस, इट इज़ द फैटी टिश्यू विच इज़ कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर्स। ये एक ऊपर वाला पार्ट है। दैट अदर वन इज़ लेबिया मेजोरा, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रेटर लिप्स, दीज आर ऑल्सो कवर्ड बाय हेयर्स। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा लेबिया माइनोरा, तो नोन एज लेसर लिप्स, दे आर हिडन बाय लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के ये अंदर वाली साइड पे हिडन रहते हैं। उसके बाद एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा दैट इज़ क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन present above the urethral opening, and this part is very sensitive part, and the clitoris is just equivalent to the glans penis of male। ये उसके हम उसको इक्विवेलेंट मान सकते हैं कि ये शायद वही एक तरह से डेवलप होकर एक छोटे से पार्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद एक मेम्ब्रेन टाइप आ जाती है, यहाँ पे एक है हाइमन, जिसे हम हाइमन बोल देते हैं। इट इज़ एक्चुअली ए परफोरेटेड मेम्ब्रेन। इस पे काफ़ी छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ये जो पोर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट फीमेल्स। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हो कि हाइमन कितने टाइप की हो सकती है। काफ़ी सारी टाइप्स हैं इसमें, 6 7 8 10 तरह की टाइप्स हो सकती हैं। तो हाइमन मेम्ब्रेन जो है वो नेचर ने एक इस तरह की मेम्ब्रेन है जो कि वजाइनल ओपनिंग के ऊपर बनी होती है, एंड दिस मेम्ब्रेन एक्चुअली रप्चर्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइजेस के दौरान या फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान। दिस मेम्ब्रेन कैन बी रप्चर्ड और इट कैन बी रप्चर्ड ऑन द फर्स्ट सेक्सुअल एक्टिविटी। एक बात मैं आपको और बता दूं हाइमन मेम्ब्रेन के बारे में कि बहुत सारे लोगों का ये एक मिथ होता है, उसको इसके साथ जोड़ के देखा जाता है। एक्चुअली द हाइमन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ एसोसिएटेड विद द वर्जिनिटी ऑफ द गर्ल। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन फिजिकल एक्सरसाइजेस और जो एथलीट्स होती हैं गर्ल्स, उनकी यूजली ये टीयर ऑफ हो जाती है, इस मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है। हॉर्स राइडिंग के साथ की वजह से भी ये काफ़ी टाइम रप्चर हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा एक बिल्कुल मिथ है कि हाइमन इज़ एसोसिएटेड विद वर्जिनिटी। इसके बाद हम बात करेंगे ग्लैंड्स की। हमने मेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ ग्लैंड्स पढ़ी थी, जैसे कि सेमिनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड थी जिसे हम कॉपर्स ग्लैंड्स भी बोल देते हैं। 3 ग्लैंड्स थी वहाँ पे जो मेन ग्लैंड्स थी। लेकिन फीमेल में ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल में सिर्फ एक पेयर ऑफ ग्लैंड है जो होता है वजाइना की साइड वॉल्स पे। आप यहाँ पे इसको इमेजिन कर सकते हो। तो इन ग्लैंड्स को हम यहाँ पे बार्थोलिन
बार्थोलिन्स ग्लैंड बोल देते हैं। These Bartholin glands are just equivalent to Copper's glands of male। जिस पोजीशन पे मेल की कॉपर ग्लैंड्स पोजीशन पे होती हैं उसी पोजीशन पे ये हैं। जो फंक्शन उसका वहाँ पे था वही सेम फंक्शन इसका भी यहीं पे है। दिस बेसिकली ग्लैंड इज मेंट फॉर लुब्रिकेशन एंड टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट ऑफ यूरिन। ये दो काम मेल में भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। बाकी और कोई ग्लैंड फीमेल ऑर्गन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नहीं है। हाँ बच्चों, तो इसके बाद आ जाती हैं मेमरी ग्लैंड्स। मेमरी ग्लैंड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं इसका आपको ये फ्लो चार्ट दिखा देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट को नोट डाउन कर लीजिए। और ये बेसिकली 15 to 20 लोब्स होती हैं। ये डायग्राम भी आपको मैं दिखा देता हूँ, जो बेसिकली एक तरह सा ये फ्लो चार्ट है जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि मेमरी ग्लैंड्स में वेयर द मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड एंड हाउ इट मूव्स फॉरवर्ड। तो 15 to 20 लोब्स होती हैं। उस वहाँ पे एल्विलाई जिसे हम बोल देते हैं। तो एल्विलाई के अंदर आगे ल्यूमन होता है जहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन होती है। उसके बाद मेमरी ट्यूब्यूल्स आ जाती हैं, देन मेमरी डक्ट्स, देन एम्प्यूला, ये वाला फ्रंट पार्ट जो आगे वाला है, देन लेक्टिफेरस डक्ट एंड द लास्ट वन इज़ निपल फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ सक्ड आउट बाय द चाइल्ड। जो मेमरी ग्लैंड्स हैं दीज आर एक्चुअली द मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स। जो मेल्स में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, फीमेल्स में भी एक्चुअली सेम ही होती हैं। तो मेल्स में ये एक्चुअली डेवलप नहीं होती हैं ड्यू टू द हार्मोन डिफरेंस। जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो इन स्वेट ग्लैंड्स को मॉडिफाई कर देती हैं इनटू मेमरी ग्लैंड्स, जहां मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, लेकिन मेल में ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में बेसिकली हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं स्पर्मेटोजेनेसिस कर देता हूँ। तो स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली स्टार्ट होगी कुछ हार्मोनल चेंजेस के साथ। वो हार्मोनल चेंजेस मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करूँगा। बेसिकली होता क्या है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो स्टार्ट होती है हमारे ब्रेन से। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो प्यूबर्टी के टाइम एक GnRH नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसे हम गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। उस हार्मोन की वजह से आगे आगे प्रोसेस इनिशिएट होता रहता है और गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाती है। वो मैं नेक्स्ट स्टेप में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कुछ सेल्स हैं जिनका नाम है PGC, जिसे हम पहले जर्म सेल्स भी पढ़ चुके हैं, यानी कि इनकी यहाँ पे फुल फॉर्म हो जाएगी प्राइमोडियल जर्म सेल्स। प्राइमोडियल, ये फिर वही वर्ड आ गया। प्राइमोडियल मीन्स इनिशियल सेल्स, जो सबसे पहले बने होते हैं। प्राइमोडियल जर्म सेल्स। अब होगा क्या, प्राइमोडियल जर्म सेल्स में सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगी माइटोसिस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो 3 स्टेप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड है हमारे पास ग्रोथ फेज, और थर्ड फेज है हमारे पास मैच्योरेशन फेज। मतलब पहला, नाम से ही आपको बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगा कि पहला फेज ऐसा है जो मल्टीप्लिकेशन करवाएगा, दूसरा ग्रोथ करवाएगा, तीसरा मैच्योरेशन करवाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन क्यों, नंबर इंक्रीज करने के लिए। तो होगा क्या, यहाँ पे प्राइमोडियल जर्म सेल्स में सबसे पहले हो जाएगी माइटोसिस। तो माइटोसिस की वजह से नंबर बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा कि 2 तरह के यहाँ पे सेल्स बन जाएंगे, टाइप A स्पर्मेटोगोनिया सेल्स एंड टाइप B स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। जो टाइप B हैं दे एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। मतलब ये वो सेल्स हैं टाइप B स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो कि आगे जाके स्पर्मेटोजोआ बनाना शुरू करेंगे। और टाइप A सेल्स जो हैं वो एक तरह से स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करते हैं। स्टेम सेल्स आपने सुने होंगे कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन या किसी भी ऑर्गन में कन्वर्ट हो सकते हैं या किसी भी पार्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। मींस दे हैव टोटीपोटेंसी, उनमें कुछ टोटीपोटेंसी की पावर होती है, मतलब वो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये स्टेम सेल्स जो बन रहे हैं वो किसी भी सेल में कन्वर्ट नहीं होंगे, वो आगे जस्ट एक्ट करेंगे नए स्पर्म्स बनाने के लिए। क्योंकि जब कभी बॉडी में स्पर्म्स का नंबर कम होगा तो होगा क्या कि हर बार तो ये नए सेल्स आएंगे नहीं, B सेल्स,
ये प्रोसेस हर बार तो होगा नहीं, होगा क्या कि जो बी सेल्स ये प्रिकर्सर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं स्पर्म फॉर्मेशन में, तो ये तो स्पर्म्स बना देंगे लेकिन ये एज अ रेजरवायर काम करेंगे। जो स्टेम सेल्स होंगे मतलब टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया सेल्स, जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स टाइप ए होंगे, ये आगे जाके स्टेम सेल्स की तरह एक्ट करेंगे। ये जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो नए स्पर्म बनाने में हेल्प करेंगे। तो अब इसके बाद होगा क्या, सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ फेज। अब ग्रोथ फेज इसी का होगा, टाइप ए तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये स्टेम सेल्स की तरह एज रिजर्वायर एक्ट करेंगे। बी सेल्स जो हैं वो आगे मूव करेंगे। ये टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया, इनकी हो जाएगी ग्रोथ, और ग्रोथ होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं वो आगे थर्ड स्टेप में जंप कर जाएंगे मैच्योरेशन फेज में। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पे आ गए। अब होगा क्या, मल्टीप्लिकेशन वगैरह ऊपर हो चुका था, अब क्योंकि अभी भी ये सारे के सारे सेल्स डिप्लॉयड कंडीशन में हैं, इनके अभी गैमीट्स बनने हैं, तो अब होगा क्या, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी अभी डिप्लॉयड कंडीशन में ही है। तो होगी सबसे पहले म्योसिस 1। म्योसिस 1 के बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और उसके बाद म्योसिस 2 भी हो जाएगी, और then they will be converted into 4 spermatids। अभी भी स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स नहीं बने, ये हैं अभी 4 स्पर्मेटिड्स जो कि फिलहाल अभी तक दे आर ऑलमोस्ट इनएक्टिवेटेड स्पर्म्स, अभी ये पूरी तरह एक्टिवेटेड नहीं हुए। इनका एक प्रोसेस, दे विल अंडरगो इनटू अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस ये एक ऐसा प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस, इन विच द स्पर्मेटिड्स दे गेट एक्टिवेटेड। तो ये एक तरह से स्पर्मेटिड्स की एक्टिवेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कह देते हैं। डोंट कंफ्यूज स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस विद ईच अदर। वहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन है, यहाँ पे इनकी सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब दे विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फिजिकली एक्टिवेटेड स्पर्म। ठीक है जी। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो आ गया जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया कि हाउ स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मेल जो प्यूबर्टी एज है वो है 12 से लेकर 14 साल तक। जो फीमेल की प्यूबर्टी की एज है वो उससे 1 या 2 साल कम होती है, लेकिन आजकल के टाइम पे इवन ये देखा गया है कि 9 साल की लड़कियों में भी प्यूबर्टी शुरू हो जाती है, मतलब आ जाती है, मीन्स दे गेट सेक्सुअली मैच्योर एट द टाइम ऑफ या एट द एज ऑफ 9 ईयर्स ऑल्सो। ये सारा कुछ इफ़ेक्ट जो है वो काफ़ी कुछ हो गया है हमारे मीडिया, जो मल्टीमीडिया सिस्टम है उसकी वजह से, या बहुत सारा हम अलग तरह का हमारा जो डाइटरी हैबिट है वो चेंज हो गया है। पहले टाइम में ऐसा नहीं होता था, ऐसा ही हाल कुछ मेल्स में भी देखा गया है। तो हम ये अब नहीं कह सकते कि जो स्टैंडर्ड जो एजेस हैं वही अब प्यूबर्टल एजेस हैं, तो ये थोड़ी बहुत वेरिएट करती हैं। तो अब शुरुआत कैसे होती है, जैसे ही प्यूबर्टी, मान लीजिए किसी मेल की एज 12-13 साल अब हो गई है और प्यूबर्टी स्टार्ट होना है, तो एक्चुअली होता क्या है उस मेल की बॉडी के अंदर, चेंजेस क्या क्या होती हैं। नंबर 1 शुरू होगा ब्रेन से। ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा दैट इज़ कॉल्ड GnRH, दैट इज़ गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये क्या करेगा, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यहाँ पे गोनैड का एक वर्ड आ रहा है, तो गोनैड का मतलब है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सबको पता है। तो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, वो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम पिट्यूटरी और कुछ लोग पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, आप कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब को वो स्टिमुलेट करना शुरू कर देगा। अब उस स्टिमुलेशन की वजह से 2 हार्मोन्स आगे प्रोड्यूस होंगे, दैट इज LH एंड FSH। LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH प्रोड्यूस हो जाएगा दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, 2 प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे हार्मोन्स। अब ये दोनों हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए और बहुत सारी चेंजेस के लिए जो कि उस मेल में प्यूबर्टी के बाद आने वाली हैं। बात करेंगे सबसे पहले LH की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये रिलीज करेगा एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब क्या है, एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन भी हो सकता है। टेस्टोस्टेरोन इज
मेल सेक्स हार्मोन। अब इस मेल सेक्स हार्मोन की वजह से होगा क्या, टेस्टोस्टेरोन जैसे ही मेल की बॉडी में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है जी, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन अब शुरू हो जाएगा। तो एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की वजह से मेल में कुछ और चेंजेस भी आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे अदर चेंजेस में क्या होगा, फिजिकल चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मेल्स की मॉस्टेच बियर्ड आनी शुरू हो जाती है आफ्टर प्यूबर्टी, उसकी आवाज़ ज़्यादा डीप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों में मेल या फीमेल की आवाज़ को हम ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी की जाती है मेल की आवाज़ थोड़ी भारी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी जो थ्रोट है हमारा वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होना शुरू हो जाती है। तो इसके अलावा और काफ़ी सारी चेंजेस हैं, जैसे बॉडी हेयर्स आना शुरू हो जाती हैं, और भी जो चेंजेस हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चेंजेस जो हैं वो फिजिकली बॉडी में आ जाती हैं। इसके बाद शुरू करें तो एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये एक्ट करेगा जाके सर्टोलाइज सेल्स पे। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो LH है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये बेसिकली एक्ट करता है लेडिग सेल के ऊपर, लेडिग सेल। ठीक है, आप याद रख सकते हैं कि L फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, L फॉर लेडिग सेल। इसका काम है लेडिग सेल को स्टिमुलेट करना और प्रोड्यूस क्या करवाना, एंड्रोजन, और वो एंड्रोजन आगे स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू करवाएगा। FSH का काम है सर्टोलाइज सेल्स और ऑल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स, उनको स्टिमुलेट करना। यहाँ पे ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करवाता है। फर्स्ट है ABP, ये वो ABP वाला चैनल नहीं है, ये है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है वो एक तरह का कॉन्सेंट्रेट है टेस्टोस्टेरोन का अगेन। तो ये कॉन्सेंट्रेट आगे जाके फिर क्या करेगा, ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस को ही आगे इनिशिएट करवाएगा, इसका काम भी स्पर्मेटोजेनेसिस ही करवाना है। अब यहाँ पे एक इनहिबिन प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका नाम ही लग रहा है कि ये कुछ रोक रहा है। अब इनहिबिन प्रोटीन का काम क्या है, मान लीजिए बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट, टेस्टिस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ स्पर्म्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। अब ये इनहिबिन प्रोटीन क्या करेगा, इस FSH के फंक्शन को सप्रेस करना शुरू कर देगा, रोकना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से अब ये काम होना बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली इसका काम क्या है, इट सप्रेसेस FSH। हम ये कह सकते हैं कि इनहिबिन प्रोटीन का काम एक तरह से स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करना भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये जो हमारा टॉपिक है दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कई बार पेपर्स में फाइनल एग्जाम में आ जाता है कि डिस्कस द हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है डायग्राम ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म की डायग्राम काफ़ी बार पेपर्स में आती है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म। तो इसको हम करते हैं शुरू इस पिक्चर की हेल्प से, और मैं यहीं पे आपको समझा दूंगा इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और ये पार्ट्स का काम क्या क्या है वो भी हम इसी डायग्राम में समझ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये जो अपर पार्ट है इसका है दैट इज़ कॉल्ड एक्रोसोम। पहले ये डिज़ोल्व हो जाता है जब ये किसी एग के पास जाता है और अपना कंटेंट रिलीज़ करता है, यानी कि न्यूक्लियस वगैरह और इसका साइटोप्लाज्म। एक्रोसोम में काफ़ी सारे एंजाइम्स होते हैं। पहले तो मैं पार्ट्स के बारे में बता दूं। ये पार्ट है हेड, उसके बाद आता है नेक, उसके बाद आता है मिडल पीस, और देन लास्ट पार्ट इज़ टेल। ठीक है जी। अब हेड में क्या क्या चीज़ें हैं, टोटल पार्ट आ गए हमारे हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। स्पर्म के ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अब हेड में क्या है, एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्म इज अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, इट कंटेन्स प्रोटियोलिटिक एंजाइम एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड स्पर्म लाइसिन्स। ठीक है जी, ये आपको नोट्स मिल जाएंगे और उसमें आप पढ़ सकते हो। तो ये जो एंजाइम्स हैं इनका बेसिकली काम ये है कि ये जब एग के पास पहुंचते हैं तो एग की वॉल को डिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं, ताकि स्पर्म्स अंदर पेनिट्रेट कर सकें फीमेल एग के अंदर। ठीक है, नेक। उसके बाद नेक इज़ ए वेरी शॉर्ट पार्ट विच हेल्प टू अटैच द हेड विद मिडल पीस। बस इतना सा काम है इसका। इसके बाद शुरू होता है मिडल पीस। इट कंटेन्स प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल टूवर्ड्स हेड which helps in first cleavage of zygote and distal centriole which gives rise to axial filament। और इसके अलावा in middle piece axoneme or axial filaments of microtubules runs through it. It is covered by a mitochondrial spiral of 10 to 14 turns।
अब देख पा रहे हो कि डायग्राम में ही इसके जो नेक रीजन है इसमें माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल्स हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल जो है इनको हम एक्सोनीम्स कह देते हैं, और ये एक्सोनीम 10 से लेके 14 टर्न्स इसके होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया वही माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि स्पर्म को हेल्प करेगा इसकी मूवमेंट के लिए, इसकी एक्टिविटी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल। तो लास्ट पे टेल आ गया। टेल जो है उसमें फिलामेंट्स हैं। टेल इसे हम फ्लैजेला भी कह देते हैं। तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसका ये फंक्शन है। ठीक है जी। तो ये हो गया स्पर्म का डायग्राम। डायग्राम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके पार्ट्स उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो नेक्स्ट हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो ये देखा गया है कि आप क्वेश्चंस बहुत कम पूछते हैं। जैसे आप वीडियो देखो तो नीचे कमेंट में या वैसे मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हो, जो भी कोई प्रॉब्लम लगती है, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हो, लॉकडाउन में जस्ट सो नहीं रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।